स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, ये साफ बात है कि जब तक ये धरती है, पृथ्वी है, तभी तक हम हैं। अगर पृथ्वी नहीं है तो हमारा भी अस्तित्व नहीं रहेगा। अनटिल अनलेस मार्स में अगर कोई जगह बन जाए हमारे लिए तो एक अलग बात है। लेकिन इसी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, आपको पता होगा CBD जो है, इसको लेकर COP15 हुआ था और एक बहुत ही हिस्टोरिक डील हुआ है जिसको लेकर आई थिंक आप सभी को, जो लोग एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए, लेकिन एज अ जनरल पब्लिक भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या। यहां पर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्योंकि धरती के अंदर हर एक चीज कनेक्टेड है, हर एक चीज का चेन बना हुआ है। बायोडाइवर्सिटी रिच होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर जानवर हैं तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, और जानवर भी काफी हद तक, जो प्लांट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं, मतलब हर एक चीज चेन में है। कोई भी चीज टूटेगा, चेन टूटेगा और धीरे धीरे धरती खत्म होती जाएगी। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, कहां पर चीजें हुई हैं। अभी रिसेंटली आपको याद होगा एक COP27 हुआ था, वो क्या था वो भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं अगले साल 28 मई को जो होने वाला है, इसके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन स्टडी IQ लेकर आया है। यहां पर सक्सेस इन प्रीलिम्स का पूरा जो कोर्स है वो आपका लॉन्च हो चुका है। कल से ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट हुआ है। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, करिए, क्योंकि 200+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस के माध्यम से जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, वो यहां पर कराएंगे। यहां पर जो रिवीजन बुकलेट्स है वो आपके घर तक भेजा जाएगा। ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट आप यहां पर दे सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यू जस्ट हैव टू यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट या फिर ऐप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और ये पूरा कोर्स सिर्फ 6000 में आप ले पाएंगे। इसके अलावा और अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी हो या फिर आपका NCERT हो, जो भी चीज है एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, अगेन यूज द कोड अंकित लाइव। एंड इसके अलावा भी अगर आपको और MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि ये जो पूरा टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले CBD क्या है, देखो, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली 1992 में एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसको CBD कहा जाता है, और बेसिकली ये जो एग्रीमेंट था इट वाज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग दी वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि जब हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ ना कि दुनिया भर में, पृथ्वी पर जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको लेकर हम कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसी को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था उसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और ये 1992 में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, अभी तक UN के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, एक्सेप्ट USA, अगेन यहां पर USA के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अभी तक उसने इस पूरे ट्रीटी को रेटिफाई क्यों नहीं किया है अपने पार्लियामेंट में, मतलब USA की जो कांग्रेस है वहां से इसको पास क्यों नहीं कराया है, ये बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन बाकी के सभी मेंबर्स ने यहां पर इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके अलावा आगे चलकर 2 और प्रोटोकॉल्स भी आए थे CBD से रिलेटेड, आप जानते होंगे आप में से कई लोग। एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना बेसिकली लैटिन अमेरिकन कंट्री के अंदर है, जो कोलंबिया आपने सुना होगा, वहां पर ये जगह है कार्टेजिना। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल आया था। इट वाज रिलेटेड टू बेसिकली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको कैसे बायोडाइवर्सिटी को खतरा ना हो, जो GMO होते हैं ना आपके, उनसे बायोडाइवर्सिटी को खतरा ना हो, बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकें, ये प्रोटोकॉल था इससे रिलेटेड। और आगे चलकर फिर एक और प्रोटोकॉल आया, नगोया प्रोटोकॉल। ये जापान में प्लेस है नगोया, और बेसिकली इसमें यही था कि किस तरह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल आप यूं समझिए कि ये जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये बेसिकली एक प्रकार से फेयरनेस का रूल अप्लाई करता है। मतलब हर एक देश जिनके पास रिसोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है, फाइनेंस है, उनको दूसरे देशों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि अल्टीमेटली जो नेचर है पृथ्वी का उसको हम बचा सकें। अब यहां पर क्वेश्चन है कि COP15 क्या है। देखो, ये जो CBD है, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, इसको लेकर अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं हर साल। जैसे कि सबसे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1994 में बहामास में, और ये जो COP15 है ये लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है जो कि कल ही एंड हुआ है कनाडा के अंदर। अब एक्चुअली हुआ क्या था,
कोविड 19 पैंडेमिक को लेकर जो कॉप 15 है वो लगातार डिले होता जा रहा था, तो इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। 2021 में वर्चुअली इसको कंडक्ट कराया गया था और 2022 में बेसिकली क्या था कि चाइना के अंदर जो क्यूमिंग है वहां पर यह ऑर्गेनाइज किया जाना था फिजिकली, लेकिन चाइना के अंदर आपको पता है कोविड 19 की सिचुएशन अच्छी नहीं, और इसको देखते हुए यह ट्रांसफर कर दिया गया कनाडा के अंदर। यह शहर है मॉन्ट्रियल, आपको पता होगा वहां पर। तो मॉन्ट्रियल में यह पूरा हुआ है जो कि कल ही खत्म हुआ, और इसी के बारे में हमें समझना है। लेकिन यहां पर आप इससे कंफ्यूज मत कर जाना कॉप 27 से, क्योंकि कॉप 27 अभी पिछले महीने नवंबर में एंड हुआ था, वो भी आपका 20 नवंबर को एंड हुआ था। इसको लेकर मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, नहीं देखा है जरूर देख लेना, स्टडी आईक्यू पर है। कॉप 27 स्टडी आईक्यू डालोगे मिल जाएगा। कॉप 27 समिट जो था बेसिकली अगेन यहां पर ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ये बेसिकली जो आप देख रहे हो ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आता है, वो वाला कॉप 27 था। तो ये जो होता है ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है। लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉप 15 ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है। अब क्लाइमेट चेंज में तो आपको पता है जैसे कि कोयले का यूज कम करो, क्लाइमेट को बचाओ, बहुत ज्यादा गैस रिलीज मत करो, इस तरह की चीजें होती हैं। बायोडायवर्सिटी में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ओशंस हैं, ये जितनी भी चीजें हैं उसको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, वो होता है आपका बायोडायवर्सिटी। अब क्वेश्चन ये है कि कॉप 15 समिट में हुआ क्या है, क्यों इसको इतना ज्यादा ऐतिहासिक बताया जा रहा है। देखो पिछले 4 साल से कोशिश हो रही थी, 200 देशों के बीच में बहस हो रहा था जिसमें भारत भी शामिल था कि कैसे हम यहां पर अपने बायोडायवर्सिटी को बचा सकते हैं। और बताया जा रहा था कि ये जो समिट था कनाडा के अंदर जो हुआ है ये आखिरी मौका था विश्व को एक साथ आने का, और ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल हुआ, क्योंकि जिस तरीके से कॉप 21 हुआ था पेरिस में, आपको याद होगा वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, याद है ना 2015 में कॉप 21 कहते हैं जिसको, पेरिस क्लाइमेट समिट जो हुआ था फ्रांस के अंदर, जिसमें याद होगा आपको जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह हैं उस तरह की चीज़ों की भी बात कही गई थी भारत के द्वारा। तो वो बेसिकली जैसा एक प्रकार का हिस्टोरिक डील था ना, वैसा ही बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड इस वाले चीज को भी हिस्टोरिक बोला जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि यहां पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस दिया जाए, उनको पैसा दिया जाए ताकि वो बायोडायवर्सिटी को बचा सकें। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो पैसा ट्रांसफर करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज को। अब देखिए इन सारी चीजों में एक ओवरऑल जो चीज आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है वो ये है कि इसका सबसे मेन एम ये है कि यहां पर 30% मतलब पृथ्वी का 30% हिस्सा जिसमें फॉरेस्ट आता है, ये जितनी चीजें हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए इसको इनफॉर्मल तरीके से 30/30 बोला जा रहा है। तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली 30/30 ये न्यूज में था। ये क्या है, तो ये बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड है जो कि अडॉप्ट किया गया है कॉप 15 में, इसको याद रखिएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि यहां पर यह फंड है क्या, किस तरीके से पैसा जुटाया जाएगा, कितना पैसा जुटाया जाएगा। देखिए इसके अंदर यह बोला गया है, जो एग्रीमेंट हुआ है कि 2030 तक $200 बिलियन हर साल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी रिलेटेड फंडिंग जो है वो सभी सोर्सेज से की जाएगी, मतलब डेवलप्ड कंट्री से लेकर हर जगह से जहां पर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं से पूरा पैसा जुटाकर 2030 तक $200 बिलियन हर साल यहां पर जुटाने की कोशिश है कि ये सारा पैसा हम इसको बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में लगाएं। लेकिन इसमें भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो सबसे गरीब देश है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनके पास तो पैसा है नहीं, तो यहां पर कोशिश ये होगी कि 2025 तक एटलीस्ट उनको हम हर साल $20 बिलियन जो है वो पैसा प्रोवाइड करें ताकि वो बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में लगाएं। फिर आगे चलकर 2030 तक हर साल उनको कम से कम $30 बिलियन मिलना चाहिए। कौन से देशों को, जो सबसे लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं, जिनको पैसे की ज्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज बोला गया एग्रीमेंट के अंदर कि आप देखते होंगे कि दुनिया भर में बहुत सारी सब्सिडीज दी जाती हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया। अब फर्टिलाइजर अगर इस्तेमाल होता है तो क्या आपका जमीन बंजर होगा कि नहीं होगा, धीरे धीरे चल के, धीरे धीरे अल्टीमेटली आपका जमीन तो खराब हो रहा है ना, जो फर्टिलाइजर सिंथेटिक जो चीजें हम डालते रहते हैं उसके अंदर। उसके अलावा कोयला हो गया, क्या उसके ऊपर कोई सरकार सब्सिडी दे रही है, पेट्रोल डीजल हो गया, क्या सरकार सब्सिडी दे रही है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं जहां पर सब्सिडी दिया जाता है जो हमारे बायोडायवर्सिटी को नुकसान करते हैं, उसकी टोटल वैल्यू आती है $500 बिलियन। इतना सारा सब्सिडी दिया जाता है जिससे बायोडायवर्सिटी को नुकसान होता है। तो एग्रीमेंट ये हुआ है कि 2030 तक ये जितने भी सब्सिडीज हैं $500 बिलियन के, इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। और कोशिश यहां पर ये किया जाएगा जो सस्टेनेबल यूज की तरफ जाएगा उनको हम ज्यादा इंसेंटिवाइज करेंगे, उनको हम ज्यादा पैसा
प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक और जो एग्रीमेंट हुआ है इसके अंदर, वो है आपका जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड। जेनेटिक क्या है, देखो अब होता क्या है कि कई सारे अफ्रीकन देश जो आप देखोगे जो कि लीस्ट डेवलप हैं, जिनके पास पैसा एकदम नहीं है, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग कहेंगे ना कि भाई हमारे पास तो इतना सारा नेचुरल रिसोर्सेज है, हम तो वहाँ से कोयला निकालेंगे, हम तो पेड़ों को कट करेंगे। और ये बात भी सही है। उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो यही होता है कि देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो अपने आप को डेवलप कर लिया, अपने लोगों के लिए बहुत सारा संसाधन ले आए, लेकिन अब अल्टीमेटली यहाँ पर जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारे ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, कमर्शियल बेसिस पर, नॉन कमर्शियल बेसिस पर, इन सारे चीज़ों को लेकर जो भी शेयरिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपस में कंट्रीज करेंगे। जैसे कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना हो गया, कोई मान लो इन्वेसिव स्पीसीज हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसका बेनिफिट जो है वो सही तरीके से हो। और इसके लिए भी फंड बनाया जाएगा, इसके लिए भी अलग से फंड बनाया जाएगा। और ये फंड में कितना पैसा होगा, किस तरह से वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें अगले साल डिसाइड की जाएंगी। अगले साल नहीं, मतलब 2024 में। अब आप देख सकते हो 2024 में ये आपका होने वाला है टर्की के अंदर। COP16 इसको बोला जाएगा, ये टर्की में होगा 2024 में। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लेकिन ओवरऑल आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ है कि ये जो COP15 हुआ है, इसमें टोटल 23 टारगेट्स हैं जिसको इंक्लूड किया गया। थोड़े बहुत और है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या था कि आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट आपने सुना होगा 2010, ये 2010 वाला जो टारगेट था वो पूरी तरह से विफल हो गया, सही तरीके से वर्क नहीं किया। लेकिन अब यहां पर जो 23 टारगेट सेट किया गया है ये COP15 में, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। और इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो बहुत सारी लार्ज स्केल कंपनीज जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, वो अपना पैसा किधर लगा रही हैं। क्या उनके काम की वजह से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, क्या सप्लाई चेन पोर्टफोलियो कैसा उनका, ये सारी चीजें अब डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, ऐसा भी यहां पर बताया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि यहां पर टारगेट सेट किया गया है कि जो ग्लोबल फूड वेस्ट होता है ना, स्पेशली भारत वगैरह में आप देखो, फॉर एग्जांपल शादियों के समय बहुत सारा फूड वेस्टेज होता है, नॉर्मली भी कई बार आप देखोगे फूड वेस्टेज होता है। तो कैसे हम फूड वेस्टेज को हाफ करें और कम करें फूड वेस्टेज, एक तो ये यहां पर करना है। दूसरा, यहां पर कई सारे जो रिस्क होते हैं पेस्टिसाइड से, हजार्डस केमिकल से, उसको भी हमें हाफ करना है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एलियन स्पीसीज होते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज होते हैं, जैसे कि कई, अगर मान लो अगर कोई रिच बायोडाइवर्सिटी वाला इलाका है और भारत के अंदर जैसे वेस्टर्न घाट के अंदर या फिर कहीं और आप ले लो, ठीक है, तो अब मान लो अमेरिका से आप कोई इन्वेसिव स्पीसीज लाकर यहाँ पर रख दोगे, तो वो क्या करेगा, वो उस जगह को एक्वायर कर लेगा और जो हमारी नेटिव स्पीसीज थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो इन्वेसिव स्पीसीज जो है उनको प्रिवेंट करना, यहाँ पर ये भी अब कोशिश होगी। लेकिन ये जो सारी चीजें हुई है ना दोस्तों COP15 में, ये इतना आसान नहीं था। बताया जा रहा है कि यहां पर बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और जैसे कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मैं आपको बता दूं अफ्रीका के अंदर बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी कंट्री है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो यहां पर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस तरह के कई सारे देशों ने ऑब्जेक्ट किया था कि जिस तरीके से COP15 को साइन किया जा रहा है, एग्रीमेंट किया जा रहा है, वो सही नहीं है, ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि शायद ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन फाइनली ये सभी लोग मान गए और अल्टीमेटली ये जो COP15 है वो आपका सफल हो गया। तो लेट्स सी आगे किस तरह से चीजें होती हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट था वो आपको जानने को मिल गया होगा। और जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? इन चार में से सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी आपको भारत में किसकी मिलेगी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी प्रीलिम्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हो अगले साल, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर, और सिर्फ 6000 में ये कोर्स को जल्दी ज्वाइन करिए, क्योंकि कल से ऑलरेडी ये जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।